हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द स्पेशल सेशन दैट इज JIB May 2024 AFM मैकमिलन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं हूं आपकी मेंटर प्रियांशु और मैं आपको रेगुलरली पढ़ा रही हूं 6:30 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ AFM। ये हमारी क्लास नंबर 22 है। हो सकता है थोड़ा सा टाइटल से शायद मिसमैच हो, मैं कई बार यहाँ पर अपडेट करना नंबर भूल जाती हूँ, लेकिन this is again a class which has good number of questions. All the questions are from Macmillan and they are going to help you prepare better. Just let me know in the comment section if you are ready for these questions. Exams का time pass आता जा रहा है भाई, preparations आगे बढ़ाते रहो अपनी, बढ़िया से तेजी से स्पीड से preparations करते रहो। फेस्टिविटी बगल में आ गई है, होली बिल्कुल नेक्स्ट में लगी हुई है, राइट? सो थोड़ा सा हो सकता है कि पढ़ाई में और फेस्टिवल में थोड़ा सा वर्किंग आवर्स आपके जो स्टडी आवर्स है वो कॉम्प्रोमाइज हो, बट देन यू विल हैव टू एडजस्ट इट समहाउ, राइट? मे बी थोड़ी देर रात को जग के पढ़ना पड़ेगा, डू इट, यू डोंट हैव एन ऑप्शन फॉर राइट नाउ, है ना? पेपर बिल्कुल सिर पे है, क्लोजिंग आने वाली है, उसका भी एक अलग प्रेशर है, तो थोड़ा सा देखो कैसे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आप निकाल सकते हो। एनीवेज ज़्यादा और टाइम वेस्ट नहीं करते, इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिएगा अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं। सभी के साथ जल्दी से एक बार सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। हम बढ़ते हैं आगे, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल सोर्स फॉर द इशुएंस ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू मेंबर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। See, these questions are very important. बुक में से ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको सीरियसली लीजिएगा। नाउ सेक्शन 63 जो है वो बात करता है बोनस शेयर के बारे में, राइट? सेक्शन 63 हमें बताता है कि कंपनीज एक्ट में क्या प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू बोनस इशू। नाउ सी, बोनस इशू का मतलब क्या है? जो हमारे रिजर्व्स पड़े होते हैं, फ्री रिजर्व्स पड़े होते हैं, कंपनी उसको कैपिटल में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। तो बोनस शेयर का एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व्स पड़े हैं, ठीक है, या फिर प्रॉफिट्स पड़े हैं, कंपनी उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू कैपिटल। तो वो लोगों से पैसे नहीं मांगती, ये लोगों से पैसे नहीं मांगे जाते, कंपनी अपना ही जो पैसा है उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू कैपिटल। इसको कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। अब जब इसे कैपिटल में कन्वर्ट करती है तो इसके बदले में शेयर्स आ जाते हैं, है ना? अब कैपिटल में, शेयर कैपिटल में ही तो कन्वर्ट कर रही है, तो शेयर कैपिटल में अगर कन्वर्ट कर रही है तो शेयर्स आएंगे, और ये शेयर्स किसको मिलते हैं? दीज आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये इशू किए जाते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं, करेक्ट? अब जो फ्री रिजर्व्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी कैपिटल में कन्वर्ट कर रही है, ये जो फ्री रिजर्व एंड प्रॉफिट है, इसमें क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं? नंबर 1, फ्री रिजर्व्स, ये हम पढ़ ही रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अब अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, आपको याद हो हमने पढ़ा हो कि स्पा के यूसेज में हमने पढ़ा था बायबैक किया जा सकता है, बोनस इशू के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, तो स्पा भी हो गया। देन द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसको भी यूज कर सकते हैं, बट रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिक्स एसेट को रिवैल्यू करने से जो रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है? आई होप यहां तक सबको क्लियर है। ऑल्सो डू रिमेंबर दिस बोनस शेयर इज ओनली पॉसिबल इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, है ना? आर्टिकल्स के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए, बोर्ड ने रिकमेंड करा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने रिकमेंडेशन देना चाहिए, राइट? एंड ऑल्सो देयर शुड बी अ मीटिंग, जनरल मीटिंग फॉर दिस, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यहां पे मैंने हर चीज पे टिक लगा दिया, तो इसको हटा देते हैं। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं ऐड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, दैट इज AICPA, which among the following is not a fundamental part of accounting process?
इनमें से कौन सा फंडामेंटल प्रोसेस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू योर डेफिनेशन? नाउ एज पर AICPA जो डेफिनेशन है, इट सेज अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing. देखो वैसे तो आंसर इसी में आ गया है, लेकिन अगर आप देखो एनालिसिस वर्ड जो है वो हमेशा लास्ट में ही आता है, तो हमें पूरी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी. समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money तो यहां पे वैसे अगर आपको याद हो, हमने जब क्लास में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन आता है, इंटरप्रिटेशन आता है, बट एनालिसिस नहीं आता है. अभी तक यहां तक हम पहुंच चुके हैं, बट कहीं पे भी एनालाइजिंग वर्ड आपको नहीं दिखेगा. एंड इंटरप्रिटेटिंग देयरऑफ. नाउ सी, यहां पे इंटरप्रिटेशन वर्ड है, राइट आपको जो इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा वो रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ. लेकिन कहीं पर भी इस डेफिनेशन में आपको एनालाइजिंग वर्ड नहीं मिलेगा. रिकॉर्डिंग है, समराइजिंग है, क्लासिफाइंग है, इंटरप्रिटेशन है, बट एनालाइजिंग नहीं है. इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. एंड मीनवाइल इफ आई सी द बोर्ड देयर आई कुड सी इट इज pathetic writing that I have written, very poor handwriting I have written. I hope मैं read कर देती हूँ. Accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part of financial character, which are in part of at least financial character and interpreting the results thereof. So this is the most famous definition that is given by the AICPA. Next one. Which among the following category of income head is exempt from income tax? कौन सी ऐसी इनकम है जो एग्जाम्प्ट है? सी एग्जाम्पशन वाला जो एरिया है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. मैंने आपको मतलब मैं हर बार हर अटेम्प्ट में ही ये बोलती हूँ, सेक्शन 10 जो है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर साल यहां से आपको एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन मिल जाएगा. सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बताता है कि कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो इंक्लूड नहीं होंगी वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम. जब हम टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे होंगे तो वहां पे ऐसी कौन सी इनकम है जिनको हम ऐड नहीं करेंगे. एग्रीकल्चर इनकम हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, ठीक है, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गया, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट में आपको जो पैसा मिल रहा है वो हो गया, या फिर आपको सुपर एनुएशन अप्रूव्ड फंड मिल गया, स्कॉलरशिप है, राइट. ये सब इसमें ऐड नहीं होते. ट्रैवल कंसेशन मिला है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल प्रैक्टिस होता है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड स्कॉलरशिप रिसीव फॉर एजुकेशन आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट. सो सेकेंड एंड फोर्थ. इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रही थी, सुपर एनुएशन फंड हो गया, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जो अमाउंट मिला, ग्रेचुइटी आपको जो मिली, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम है, पार्टनर को जो इनकम मिल रही है, वो सब टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होता. नेक्स्ट वन. Ram and Shyam are two friends. Ram bought a bond of 1,000 with coupon payment of 6% annually, which matures 3 years from now. Shyam bought a bond of 1,000 with semi-annual coupon payment of 6% annual rate, which also matures 3 years from now. If the discount rate is assumed to be 5%, which of the following statement here is true? ऐसे क्वेश्चंस को हमें जल्दी से सॉल्व ही करना पड़ता है और कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है. राम की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. नाउ राम ने 1,000 रुपीज का बॉन्ड खरीदा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% है एनुअली. एन हो जाएगा 3.
आर कितना है आपका 5%, सी जो है दैट इज 6%। यहां आते हैं शाम के पास। शाम की अगर बात करें तो बॉन्ड की वैल्यू इनकी भी 1000 है, कूपन पेमेंट सेमी एनुअली है यानी 3% हो जाएगा, एन यहाँ पे 6 हो जाएगा, डिस्काउंट रेट यहां पर 5% है। तो अब हमें मैथ्स करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यहां पे 6% का मतलब कितना हो गया, 60 रुपए की ब्याज है। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 1 2 3 864 हो गया, ठीक है। इसको हमने जीटी करा, 60 से मल्टीप्लाई करा, एम प्लस दबाया, 864 लिखा बिकॉज 1000 इंटू 0.864, एम प्लस करा एमआरसी। इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो आ गई 1027.39, ठीक है। शाम का देख लेते हैं, 3% हो गया, एन हो गया 6, सो 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 1 2 3 4 5 6, 6 वाला लिख लेते हैं, क्या है 0.746, करेक्ट। और जीटी बटन प्रेस करा, 5.07 आ गया, ब्याज से मल्टीप्लाई करा, 152 आ गया, एम प्लस करा, 746 लिखा, एम प्लस करा एमआरसी, ये वैल्यू आ गई आपकी 898.27। एक सेकेंड, 746 प्लस 150 समथिंग, ठीक है यही आएगा 896 898। नाउ सी व्हाट इज द राइट आंसर। आपके सामने है, राइट आंसर आपके सामने। व्हाट विल हैपन, राम विल बी गेटिंग मोर मनी देन श्याम इन टर्म्स ऑफ present value. Intrinsic value of this bond is coming as 1027.39. Intrinsic value of this bond is coming as 898.27. तो right answer क्या हो गया, option number A. Next one. GST is a consumption of goods and service tax based on dividend, development, duration, destination. क्या होगा right answer? GST. GST is a consumption of goods and service tax and is based on, see GST is a destination based tax. इसका मतलब क्या होता है, जो फाइनल प्लेस ऑफ कंजम्पशन है ना, ये उसी से रिलेटेड होगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। चलिए आगे, नेक्स्ट वन। Which of the following statement is are correct? A master budget is also known as cash budget. Budgetary control does not facilitate management by exception. Budgeting is an expensive process. All of the above. नाउ अगर मैं बजटिंग की बात करूं तो मास्टर बजट इज नेवर नोन एज कैश बजट। व्हाट इज मास्टर बजट? मास्टर बजट मींस जिसके अंदर सब कुछ आ रहा है, दैट कुड बी प्रोडक्शन, सेल्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन मास्टर बजट, है ना, मेन बजट। देन बजटरी कंट्रोल डज नॉट फैसिलिटेट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, दैट इज ऑल्सो नॉट इवन करेक्ट। बजटिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस विच इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे ना काफी ज्यादा आपको डेटा कलेक्शन पे, फोरकास्टिंग वगैरह पे काम करना पड़ता है, जिसके लिए यू विल नीड क्वालिफाइड पीपल. So the cost of implementing a budget is higher. Next one. During 15th century, wealthy people employed trained officers to keep record of their transaction, property, debts they owed, and the debts other owed them. This system developed in Italy and was later adopted by the other European nation. It is also known as double entry bookkeeping. What is the type of accounting system described above? Stewardship, financial, cost accounting, management accounting. Which type of accounting is described? जहां पर भी आप अपना काम किसी और से करवा रहे हैं, that is stewardship accounting. जहां पर आप अपना काम किसी और से करवा रहे हैं, that is stewardship accounting.
नेक्स्ट वन, what is the maximum percentage of a company's paid up capital that can be issued as equity shares without voting right? यानी अगर किसी कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है विदाउट वोटिंग राइट, इज दैट पॉसिबल? द आंसर इज डेफिनेटली यस, दैट इज पॉसिबल. और ये जो विदाउट वोटिंग राइट्स जो शेयर इशू किए जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी पेड अप कैपिटल के 25% से ज्यादा नहीं कर सकती. एंड इक्विटी शेयर्स में भी ऐसा पॉसिबल है. ठीक है, इक्विटी शेयर में भी ऐसा पॉसिबल है कि आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो विदाउट वोटिंग राइट्स, राइट. बाकी तो और किसी में वोटिंग राइट्स होता भी नहीं है, तो इसको हम डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स भी बोलते हैं. दैट इज पॉसिबल. और यहाँ पर ये मैक्सिमम 25% ऑफ कंपनी की पेड अप कैपिटल हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते. नेक्स्ट वन, a sinking fund is created when there is a need for a specified amount of money at a specified future date, when the profit of an enterprise is more than its requirement, as it is mandatory to take care of future working capital need. Now, सिंकिंग फंड क्यों क्रिएट किया जाता है? जब भी हमारी फ्यूचर की कोई स्पेसिफिक नीड होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कार खरीदनी है ना, 5 साल बाद आप कार खरीदना चाहते हो, करेक्ट, तो उस केस में आप सिंकिंग फंड मेथड का यूज कर सकते हो. कैसे? प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हो. अगर आप सोचते हो कि आपको 5 साल के बाद एक 10 लाख की कार खरीदनी है, आज आपको इसके लिए कितना सेव करना शुरू करना पड़ेगा, सो दैट 5 years लेटर यू हैव 10 लाख अमाउंट. यानी हर साल एन्युटी अमाउंट हो गया, एवरी ईयर कितना पैसा आप डिपॉजिट करो जो 5 साल बाद 10 लाख बन जाए, करेक्ट. तो ये एन्युटी जहां पर हम निकाल रहे होते हैं, दैट इज सिंकिंग फंड. तो सिंकिंग फंड क्रिएट किया जाता है जब हमें फ्यूचर में कुछ स्पेसिफाइड चीज की नीड हो, उसके लिए हमें आज कितना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट. नेक्स्ट वन, DSCR ratio is used in which of the following? Judging the margin of safety available before there is a default in repaying the loan, judging whether the firm has borrowing disproportionate to its net worth, judging the capacity of the firm to service the interest on debt, all of the above. नाउ DSCR का मतलब क्या होता है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो. DSCR स्टैंड्स फॉर डेट सर्विस कवरेज रेशियो. और ये किसके बारे में बात करता है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो बात करता है कि भाई अगर आपने डेट रेस करा है, लोन रेस करा है, तो क्या आप उस लोन को रीपे कर पाओगे या फिर नहीं, उसको लोन को रीपे कर पाओगे या नहीं. तो इट इज अबाउट जजिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल बिफोर देयर इज डिफॉल्ट इन रिपेइंग द लोन. सो बैंक इज रिक्वायर्ड. तो बैंक के पास जब भी कोई अप्रोच करता है तो बैंक क्या करता है? ICR चेक करता है और DSCR चेक करता है. ये इंटरेस्ट को कवर करता है, वो डेट को कवर करता है. Everyone, good evening. Welcome to Office Adda 24/7. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. Welcome to the special session that is JIB May 2024 AFM Macmillan Most Important Questions. मैं हूँ आपकी मेंटर प्रियांशु और मैं आपको रेगुलरली पढ़ा रही हूँ 6:30 पे Most Important Questions of AFM. ये हमारी क्लास नंबर 22 है. हो सकता है थोड़ा सा टाइटल से शायद मिसमैच हो, मैं कई बार यहाँ पर अपडेट करना नंबर भूल जाती हूँ, लेकिन this is again a class which has good number of questions. All the questions are from Macmillan and they are going to help you prepare better. Just let me know in the comment section if you are ready for these questions. Exams का time pass आता जा रहा है भाई. preparations आगे बढ़ाते रहो अपनी, बढ़िया से तेजी से स्पीड से preparations करते रहो. फेस्टिविटी बगल में आ गई है, होली बिल्कुल नेक्स्ट में लगी हुई है, राइट. सो थोड़ा सा हो सकता है कि पढ़ाई में और फेस्टिवल में थोड़ा सा वर्किंग आवर्स आपके जो स्टडी आवर्स है वो कॉम्प्रोमाइज हो, बट देन यू विल हैव टू एडजस्ट इट समहाउ, राइट. मे बी थोड़ी देर रात को जग के पढ़ना पड़ेगा. डू इट. यू डोंट हैव एन ऑप्शन फॉर राइट नाउ, है ना. पेपर बिल्कुल सिर पे है, क्लोजिंग आने वाली है, उसका भी एक अलग प्रेशर है. तो थोड़ा सा देखो कैसे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आप निकाल सकते हो. एनीवेज ज़्यादा और टाइम वेस्ट नहीं करते.
इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिएगा अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं। सभी के साथ जल्दी से एक बार सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। हम बढ़ते हैं आगे, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल सोर्स फॉर द इशुएंस ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू मेंबर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। See, these questions are very important. बुक में से ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको सीरियसली लीजिएगा। नाउ सेक्शन 63 जो है वो बात करता है बोनस शेयर के बारे में, राइट। सेक्शन 63 हमें बताता है कि कंपनीज एक्ट में क्या प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू बोनस इशू। नाउ सी, बोनस इशू का मतलब क्या है? जो हमारे रिजर्व्स पड़े होते हैं, फ्री रिजर्व्स पड़े होते हैं, कंपनी उसको कैपिटल में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। तो बोनस शेयर का एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व्स पड़े हैं, ठीक है, या फिर प्रॉफिट्स पड़े हैं, कंपनी उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू कैपिटल। तो वो लोगों से पैसे नहीं मांगती, ये लोगों से पैसे नहीं मांगे जाते, कंपनी अपना ही जो पैसा है उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू कैपिटल। इसको कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। अब जब इसे कैपिटल में कन्वर्ट करती है तो इसके बदले में शेयर्स आ जाते हैं, है ना। अब कैपिटल में, शेयर कैपिटल में ही तो कन्वर्ट कर रही है, तो शेयर कैपिटल में अगर कन्वर्ट कर रही है तो शेयर्स आएंगे, और ये शेयर्स किसको मिलते हैं? दीज आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये इशू किए जाते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं, करेक्ट। अब जो फ्री रिजर्व्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी कैपिटल में कन्वर्ट कर रही है, ये जो फ्री रिजर्व्स ऑफ फ्री रिजर्व एंड प्रॉफिट है, इसमें क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं? नंबर 1, फ्री रिजर्व्स, ये हम पढ़ ही रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अब अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, आपको याद हो हमने पढ़ा हो कि स्पा के यूसेज में हमने पढ़ा था बायबैक किया जा सकता है, बोनस इशू के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, तो स्पा भी हो गया। देन द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसको भी यूज कर सकते हैं, बट रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिक्स एसेट को रिवैल्यू करने से जो रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। ऑल्सो डू रिमेंबर दिस बोनस शेयर इज ओनली पॉसिबल इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, है ना। आर्टिकल्स के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए, बोर्ड ने रिकमेंड करा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने रिकमेंडेशन देना चाहिए, राइट। एंड ऑल्सो देयर शुड बी अ मीटिंग, जनरल मीटिंग फॉर दिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यहां पे मैंने हर चीज पे टिक लगा दिया, तो इसको हटा देते हैं। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं ऐड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, दैट इज AICPA, which among the following is not a fundamental part of accounting process? इनमें से कौन सा फंडामेंटल प्रोसेस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू योर डेफिनेशन? नाउ एज पर AICPA जो डेफिनेशन है, इट सेज अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। देखो वैसे तो आंसर इसी में आ गया है, लेकिन अगर आप देखो एनालिसिस वर्ड जो है वो हमेशा लास्ट में ही आता है, तो हमें पूरी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी तो यहां पे वैसे अगर आपको याद हो, हमने जब क्लास में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन आता है, इंटरप्रिटेशन आता है, बट एनालिसिस नहीं आता है।
अभी तक यहां तक हम पहुंच चुके हैं, बट कहीं पे भी एनालाइजिंग वर्ड आपको नहीं दिखेगा. And interpreting thereof. Now see, यहां पे इंटरप्रिटेशन वर्ड है, राइट आपको जो इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा वो रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ. लेकिन कहीं पर भी इस डेफिनेशन में आपको एनालाइजिंग वर्ड नहीं मिलेगा. रिकॉर्डिंग है, समराइजिंग है, क्लासिफाइंग है, इंटरप्रिटेशन है, बट एनालाइजिंग नहीं है. इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. एंड मीनवाइल इफ आई सी द board there, I could see it is pathetic writing that I have written, very poor handwriting I have written. I hope मैं read कर देती हूँ. Accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part of financial character, which are in part of at least financial character and interpreting the results thereof. So this is the most famous definition that is given by the AICPA. Next one. Which among the following category of income head is exempt from income tax? कौन सी ऐसी इनकम है जो एग्जाम्प्ट है? सी एग्जाम्पशन वाला जो एरिया है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. मैंने आपको मतलब मैं हर बार हर अटेम्प्ट में ही ये बोलती हूँ, सेक्शन 10 जो है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर साल यहां से आपको एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन मिल जाएगा. सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बताता है कि कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो इंक्लूड नहीं होंगी वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम. जब हम टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे होंगे तो वहां पे ऐसी कौन सी इनकम है जिनको हम ऐड नहीं करेंगे. एग्रीकल्चर इनकम हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, ठीक है, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गया, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट में आपको जो पैसा मिल रहा है वो हो गया, या फिर आपको सुपर एनुएशन अप्रूव्ड फंड मिल गया, स्कॉलरशिप है, राइट. ये सब इसमें ऐड नहीं होते. ट्रैवल कंसेशन मिला है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल प्रैक्टिस होता है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड स्कॉलरशिप रिसीव फॉर एजुकेशन आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट. सो सेकेंड एंड फोर्थ. इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रही थी, सुपर एनुएशन फंड हो गया, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जो अमाउंट मिला, ग्रेचुइटी आपको जो मिली, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम है, पार्टनर को जो इनकम मिल रही है, वो सब टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होता. नेक्स्ट वन. राम एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स. Ram bought a bond of 1,000 with coupon payment of 6% annually, which matures 3 years from now. Shyam bought a bond of 1,000 with semi-annual coupon payment of 6% annual rate, which also matures 3 years from now. If the discount rate is assumed to be 5%, which of the following statement here is true? ऐसे क्वेश्चंस को हमें जल्दी से सॉल्व ही करना पड़ता है और कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है. राम की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं. नाउ राम ने 1,000 रुपीज का बॉन्ड खरीदा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% है एनुअली. एन हो जाएगा 3. आर कितना है आपका? 5%. सी जो है दैट इज 6%. यहां आते हैं श्याम के पास. श्याम की अगर बात करें तो बॉन्ड की वैल्यू इनकी भी 1,000 है. कूपन पेमेंट सेमी एनुअली है, यानी 3% हो जाएगा. एन यहाँ पे 6 हो जाएगा. डिस्काउंट रेट यहाँ पर 5% है. तो अब हमें मैथ्स करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी. ठीक है, तो यहाँ पे 6% का मतलब कितना हो गया? 60 रुपए की ब्याज है. सो 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 1 2 3 8 6 4 हो गया. ठीक है, इसको हमने जीटी करा, 60 से मल्टीप्लाई करा, एम प्लस दबाया, 864 लिखा बिकॉज 1000 इंटू 0.864, एम प्लस करा एमआरसी. इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आई है वो आ गई 1027.39. ठीक है, शाम का देख लेते हैं. 3% हो गया, एन हो गया 6. सो 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 1 2 3 4 5 6. 6 वाला लिख लेते हैं, क्या है? 0.746. करेक्ट. और जीटी बटन प्रेस करा, 5.07 आ गया, ब्याज से मल्टीप्लाई करा, 152 आ गया, एम प्लस करा, 746 लिखा, एम प्लस करा, एमआरसी. ये वैल्यू आ गई आपकी 898.27.
एक सेकेंड, 746 प्लस 150 समथिंग, ठीक है यही आएगा, 896 898. नाउ सी व्हाट इज द राइट आंसर. आपके सामने है, राइट आंसर आपके सामने. व्हाट विल हैपन, राम विल बी गेटिंग मोर मनी देन श्याम इन टर्म्स ऑफ present value. Intrinsic value of this bond is coming as 1027.39. Intrinsic value of this bond is coming as 898.27. तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट वन, GST is a consumption of goods and service tax based on dividend, development, duration, destination. क्या होगा राइट आंसर, GST. GST is a consumption of goods and service tax and is based on, see GST is a destination based tax. इसका मतलब क्या होता है, जो फाइनल प्लेस ऑफ कंजम्पशन है ना, ये उसी से रिलेटेड होगा. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. चलिए आगे, नेक्स्ट वन. Which of the following statement is are correct? A master budget is also known as cash budget. Budgetary control does not facilitate management by exception. Budgeting is an expensive process. All of the above. नाउ अगर मैं बजटिंग की बात करूं तो मास्टर बजट इज नेवर नोन एज कैश बजट. व्हाट इज मास्टर बजट, मास्टर बजट मींस जिसके अंदर सब कुछ आ रहा है, that could be production, sales, everything is included in master budget, है ना, main budget. Then budgetary control does not facilitate management by exception. That is also not even correct. Budgeting is an expensive process, which is correct, because यहाँ पे ना काफी ज्यादा आपको डेटा कलेक्शन पे, फोरकास्टिंग वगैरह पे काम करना पड़ता है, जिसके लिए you will need qualified people. So the cost of implementing a budget is higher. Next one. During 15th century, wealthy people employed trained officers to keep record of their transaction, property, debts they owed, and the debts other owed them. This system developed in Italy and was later adopted by the other European nation. It is also known as double entry bookkeeping. What is the type of accounting system described above? Stewardship, financial, cost accounting, management accounting. Which type of accounting is described? जहां पर भी आप अपना काम किसी और से करवा रहे हैं, that is stewardship accounting. जहां पर आप अपना काम किसी और से करवा रहे हैं, that is stewardship accounting. Next one. What is the maximum percentage of a company's paid up capital that can be issued as equity shares without voting right? यानी अगर किसी कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है without voting right, is that possible? The answer is definitely yes, that is possible. और ये जो without voting rights जो शेयर इशू किए जा रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी पेड अप कैपिटल के 25% से ज्यादा नहीं कर सकती. एंड इक्विटी शेयर्स में भी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, इक्विटी शेयर में भी ऐसा पॉसिबल है कि आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो विदाउट वोटिंग राइट्स, राइट. बाकी तो और किसी में वोटिंग राइट्स होता भी नहीं है, तो इसको हम डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स भी बोलते हैं. दैट इज पॉसिबल. और यहाँ पर ये मैक्सिमम 25% ऑफ कंपनी की पेड अप कैपिटल हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते. नेक्स्ट वन. A sinking fund is created when there is a need for a specified amount of money at a specified future date, when the profit of an enterprise is more than its requirement, as it is mandatory to take care of future working capital need. Now,
सिंकिंग फंड क्यों क्रिएट किया जाता है? जब भी हमारी फ्यूचर की कोई स्पेसिफिक नीड होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कार खरीदनी है ना, 5 साल बाद आप कार खरीदना चाहते हो, करेक्ट, तो उस केस में आप सिंकिंग फंड मेथड का यूज कर सकते हो। कैसे? प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि आपको 5 साल के बाद एक 10 लाख की कार खरीदनी है, आज आपको इसके लिए कितना सेव करना शुरू करना पड़ेगा, सो दैट 5 years लेटर यू हैव 10 लाख अमाउंट। यानी हर साल एन्युटी अमाउंट हो गया, एवरी ईयर कितना पैसा आप डिपॉजिट करो जो 5 साल बाद 10 लाख बन जाए, करेक्ट। तो ये एन्युटी जहां पर हम निकाल रहे होते हैं, दैट इज सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड क्रिएट किया जाता है जब हमें फ्यूचर में कुछ स्पेसिफाइड चीज की नीड हो, उसके लिए हमें आज कितना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट। नेक्स्ट वन, DSCR ratio is used in which of the following? Judging the margin of safety available before there is a default in repaying the loan, judging whether the firm has borrowing disproportionate to its net worth, judging the capacity of the firm to service the interest on debt, all of the above. नाउ DSCR का मतलब क्या होता है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो। DSCR स्टैंड्स फॉर डेट सर्विस कवरेज रेशियो। और ये किसके बारे में बात करता है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो बात करता है कि भाई अगर आपने डेट रेस करा है, लोन रेस करा है, तो क्या आप उस लोन को रीपे कर पाओगे या फिर नहीं, उसको लोन को रीपे कर पाओगे या नहीं। तो इट इज अबाउट जजिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल बिफोर देयर इज डिफॉल्ट इन रिपेइंग द लोन। सो बैंक इज रिक्वायर्ड, तो बैंक के पास जब भी कोई अप्रोच करता है तो बैंक क्या करता है? ICR चेक करता है और DSCR चेक करता है। ये इंटरेस्ट को कवर करता है, वो डेट को कवर करता है। लिंक है वो पेड यूजर्स के लिए है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट सेशन है मॉड्यूल बी का। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज? क्या ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि वो बिजनेस एंटरप्राइज के जो ट्रांजैक्शंस है उन्हें रिकॉर्ड करे, ठीक है। क्या रीजन होगा? Now, number 1, to track daily expenses and revenues, to prepare the balance sheet and the profit and loss account, to calculate the salaries of the employees, to assess the market value of the business. What is the ultimate objective? Now, if we talk with respect to ultimate objective क्या होगा? भाई हम क्यों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रही है? जिससे अल्टीमेटली वो क्या कर पाए, जो हमारी बैलेंस शीट और P&L अकाउंट है उसे प्रिपेयर कर पाए। सो इन ऑर्डर टू फाइनलाइज और इन ऑर्डर टू एक्चुअली नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, जरूरी है कि हम बिजनेस एंटरप्राइज अपने ट्रांजैक्शंस को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करें, है ना। अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम कभी भी प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए इट इज एसेंशियल टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड द P&L अकाउंट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन द सेशन, गिव द आंसर्स, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आंसर जरूर ट्राई जरूर करें, एक बार अटेम्प्ट जरूर करें कि आप क्या क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। सो डू ट्राई आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। बस एक छोटा सा काम मेरे बिहाफ पे कर दीजिएगा, इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर जरूर कर दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं। अगर ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट, जिससे आपको सारे सेशन की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा हाँ, तो मैंने आज थोड़ा सा ऐसा चेंज भी करा है, यहाँ पर आपको आंसर्स भी दिखेंगे। टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड द P&L अकाउंट इज द राइट आंसर, और इससे हमें क्या मिलेगी? फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन,
What do final accounts prepared at the end of the accounting period indicate in a business enterprise? जो final accounts हम prepare कर रहे हैं at the end of the year, वो क्या indicate करते हैं ना? accounting period एक word दिया हुआ है. What do you mean by accounting period? Accounting period का मतलब क्या होता है? पूरा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के 12 महीने. इसको हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? Number 1, the efficiency of the employees during the year, the total inventory available at the end of the year, the profit or loss sustained at the status of asset and liabilities, the future financial projection for the next year. क्या होगा right answer? What do final accounts prepared at the end of the year indicate in a business enterprise? Now see, efficiency of the employee तो नहीं. Why? Because हमारी जो accounting है वो क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है? अकाउंटिंग का नेचर क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता. तो एफिशिएंसी तो नहीं हो सकती, राइट. उसके बाद दिया हुआ है द टोटल इन्वेंट्री अवेलेबल एट द एंड ऑफ द ईयर. उसके लिए आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने की क्या जरूरत है? उससे ज्यादा ही रिजल्ट देता है. अगर मैं आपको बोलूं प्रॉफिट अर्न या लॉस हमने सस्टेन करा है बिजनेस में, और साथ ही में मुझे मेरे एसेट और लाइबिलिटी की भी फाइनल पोजीशन मिल जाती है, सीम्स टू बी मच मोर एप्रोप्रिएट आंसर. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. डू रिमेंबर, फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है. फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ P&L, ट्रेडिंग एंड P&L प्लस योर बैलेंस शीट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती हैं. सो द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस सस्टेन एंड द स्टेटस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज. Next question number 3. According to AS1 and Ind AS1, how should an entity prepare its financial statements, specifically the profit and loss account? Using the cash basis of accounting, recording only paid expenses and received income, by considering only the expenses paid and income received during the accounting period, using the accrual basis of accounting, considering all expenses and income of the accounting period, regardless of whether they have been paid or received, solely based on future projected income and expenses. क्या होगा राइट आंसर? Now see, as per Ind AS 1 and AS1, Ind AS and AS1 majorly talks about the disclosure of accounting policies or the policies used in the preparation of financial statement. ये क्या बोलता है कि हमारा जो basis of accounting है that should be accrual and not cash basis. हमारा जो basis of accounting है that should be accrual basis and not cash basis, where we will be discussing the entire expenses and income regardless of the fact कि cash अभी exchange हुआ है या नहीं हुआ. ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. एंड आई कैन सी मेनी ऑफ यू पार्टिसिपेटिंग. शेष मिश्रा सर, धर्म राजू, देन जयप्रकाश सर. 3 people are constantly engaged. Others also. ठीक है, नेक्स्ट वन. So using the accrual basis of accounting, considering all the expenses and income of the accounting period, regardless of whether they have been paid or received. तो वो पे किए गए हैं, रिसीव किया गया है या नहीं, उसके बेसिस पे. ठीक है, राइट. हम क्या करेंगे? अक्रूअल बेसिस को यूज करेंगे जहां पे कैश का एक्सचेंज मैटर नहीं करता. नेक्स्ट वन. From the following information, prepare trading account for the year ended 31st March. जब भी आपको ये बोला जाए ना prepare trading account, what does that mean? उसका मतलब होता है to calculate the gross profit. Otherwise इसके अलावा कुछ चाहिए होगा तो they will clearly mention it in the question. लेकिन अगर question में gross profit word दिया हुआ है, उसका मतलब क्या होता है? They are asking you to calculate the gross profit. Trading word अगर दिया है, ठीक है. So सारी इंफॉर्मेशन दी है, जल्दी से कैलकुलेट करें. Now let's see क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी है. Oh, there is a good word over here, adjusted purchase. Now what is the meaning of adjusted purchase? So ये क्वेश्चन मार्क ना एक्चुअली रुपी का साइन था जो कि ये बोर्ड शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है.
ठीक है। सो एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज दैट हैज सर्टेन एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न। ठीक है, तो जब एडजस्टेड परचेज दिया होता है उस केस में हम लोग कुछ और कंसिडर नहीं करते। यानी कि अगर मैं यहां लिख देती हूं एडजस्टेड परचेज 5,50,000, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज परचेज में परचेज के बारे में बात की गई है, सेल्स की बात नहीं होती। देन एक्सपेंसेस एडजस्टेड नहीं होते तो हम फ्रेट इनवर्ड्स भी लेंगे, करेक्ट, जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन है। वेजेस 7,000 है, वो भी हम कवर करेंगे। बट फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड दिया है, आउटवर्ड सेल से रिलेटेड एक्सपेंस है, ना कि परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस। तो जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन में ना कंफ्यूज करने के लिए देते हैं जैसे हम मिस्टेक करें, बट क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है तो डेफिनेटली हम ये मिस्टेक नहीं करने वाले। तो 6,25,000 हमें दिया हुआ है। देन हमें और क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एडजस्टेड परचेज 5,50,000 का। देन हमें दिया हुआ है फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड विच इज 3,000। हमें दी है वेजेस 7,000। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 65,000 विच इज बैलेंसिंग फिगर, करेक्ट। 65 हमारा बैलेंसिंग फिगर है, यही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, करेक्ट, यही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी होगा। फोर्थ का आंसर सी, धर्मराजू सर। दिनेश सर, आई थिंक थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, एक बार चेक करिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज 65 है ना। कैलकुलेशन हमने क्या करा है? 6,25,000 में से माइनस करा है 5,50,000 को, 3,000 को और 7,000 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बिकॉज ये एक पॉइंट है जो आपको देखना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने इसका आंसर राइट दे दिया यानी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी क्लियर है अच्छे से, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर भी अच्छे से क्लियर्ड है। क्या होगा राइट आंसर? चलिए, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज स्टॉक ऑन 1 अप्रैल इज 40,000। ये हम यहां लिख लेते हैं 40,000। परचेज हमें दी है 4 लाख की। देखो, अब से अगले 12-13 सेशन जो मॉड्यूल भी चलेगा, मैं रेगुलरली आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहें टू इनहांस योर कवरेज, है ना। आप मेरे साथ जुड़े रहें तो आपको बेहतर लिंक मिलेगा, बेहतर कवरेज मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 4 लाख यहाँ पे दिया हुआ है, 40,000 हो गया, 4 लाख हो गया। सेल्स हमारी 3,80,000 की है, ये हम लिख देते हैं। एंड देन हमारा कैरेज इनवर्ड है विच विल कम ओवर हियर 20,000। अब देखो, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इज कमिंग इन द बिजनेस, यानी हमारा सेल्स रिटर्न है, तो हमारी नेट सेल्स कितनी हो जाएगी? हमारी नेट सेल्स कितनी हो जाएगी? 3,80,000 माइनस 20,000 सेल्स रिटर्न है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 360। अब परचेज हमने 4 लाख का करा था, बट हमने रिटर्न भेज दिया 80,000 का, तो हमारा परचेज कितना हो जाएगा? नेट परचेजेस हो जाएगा हमारा 3,20,000, है ना। ये हमारा नेट परचेज है। नेट परचेज का मतलब क्या हो गया? 4 लाख माइनस 80,000 विच इज योर रिटर्न आउटवर्ड। यहां तक ठीक है। वेजेस एंड सैलरी, क्योंकि वेजेस पहले लिखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया कितना? 50,000। स्टॉक हमें 1,30,000 भी दिया है, 1,20,000 भी दिया है।
अब यहाँ पे यूज होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता था? कॉस्ट या फिर एनआरवी, जो भी दोनों में से लोअर हो। तो यहाँ पे एनआरवी लोअर है तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? एनआरवी। अब आप देख रहे हो बस एक छोटा सा चेंज और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ये हो गया 4,80,000। अब यहां पे देख लेते हैं हमारा टोटल कितना है और हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। सो 4,80,000 है हमारा एक साइड का टोटल, दूसरे साइड का टोटल भी देख लेते हैं। बच गए हम लोग, प्रॉफिट आ रहा है 50,000 का। ठीक है, 4,80,000 दोनों साइड का टोटल और हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है बैलेंसिंग फिगर वो है 50,000 का। करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आप ऑनेस्टली मुझे बताएंगे आप में से कितने लोग हैं जिनका आंसर सही आया था, और अगर ये आंसर सही आया था तो देन डेफिनेटली आपके जो कॉन्सेप्ट है वो काफी क्लियर है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं करा है तो लाइक करके सेव कर लीजिए, बिकॉज एक और ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो आपको फोर्स करेगा टू पुट योर ब्रेन। राइट, चलिए आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, इंफॉर्मेशन दी गई है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज गिवन एज 33.1/3%। अब क्योंकि ये मैथ्स आ गया थोड़ा सा तो हो सकता है आपको टफ लगे, इसीलिए मैंने जानबूझ के रखा है जिससे आपको ये पता चले कि भाई ये क्वेश्चन देखने में जरूर टफ है बट वैसे ये क्वेश्चन इजी है। आपको क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। पहले जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। कैश सेल 60 है, क्रेडिट सेल 40 है, दोनों को मैं ऐड कर लेती हूं। 1,00,000 की मेरी सेल है, परचेज मेरी 70,000 की है, ओपनिंग स्टॉक मेरा 20,000 है। ग्रॉस प्रॉफिट में मिसिंग है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालते ही क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। आई होप अभी तक हो गया होगा क्वेश्चन। नाउ 33/1/3 का मतलब क्या हो गया? 1/3 ऑन कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर मैं कॉस्ट को 100 मान लेती हूं, एज्यूमिंग कि मेरी कॉस्ट अगर 100 रुपए है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अगर मेरी कॉस्ट 100 है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? $33.33, दैट इज 133.33। 1/3 हो गया 100 का। करेक्ट, 100 का 1/3 कितना हो गया? 33.33। यानी मेरी जो सेल्स है ना 1,00,000 रुपए की, वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 133.33% है। और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 33.33%। दिस कम्स एज टू 25,000। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 25,000। 25,000 अगर है तो ये हो गया 25,000
115 दोनों साइड का टोटल, ये कितना हो गया बैलेंसिंग फिगर 15,000, यानी मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 15,000। वेरी गुड, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। नेक्स्ट वन, calculate the gross profit loss if sales is given, cost of sales is given, opening stock is given, purchase is given, wages is given, office rent is given। आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। अब आप देखो, आपको कुछ भी नहीं देखना, क्वेश्चन पहली लाइन में खत्म हो जाता है। आपको सेल्स दिए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स कितनी दी हुई है 60,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है 50,000, हमें प्रॉफिट है कितने का 10,000। सो वी हैव प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000। देख रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको दी है सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दी है। अब ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल यूजलेस हो जाती, इंपॉर्टेंट हो जाती अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो यही इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजलेस हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस, टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, टू शो द सेल प्रोसीड फ्रॉम द गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, बोथ बी एंड सी। क्या होगा राइट आंसर? तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है सबसे पहले, उसके बाद होता है ट्रेडिंग, फिर होता है P&L, फिर होता है एप्रोप्रिएशन। करेक्ट, ये सीक्वेंस होता है। मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ट्रेडिंग में हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। P&L में हम क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम प्रॉफिट। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम क्या निकालेंगे, वी विल बी असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट डज द अनकॉल्ड कैपिटल रिफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी फाइनेंस। यानी कंपनी अकाउंटिंग या फाइनेंस के केस में द वर्ड अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब क्या है? इज इट द पोर्शन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट दैट हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, the part of the unauthorized capital that has not been issued to shareholders, the segment of the issued capital that the company has not yet requested payment for from its shareholder, the total market value of the company's share that are yet to be traded on stock market। uncalled capital का मतलब क्या होता है? What is the meaning of the word uncalled capital? Now see, uncalled capital का मतलब है the portion of company profit that has not been distributed as well. No, that is basically you have transferred it to the reserves. है ना, आपने कंपनी के रिजर्व में उसको ट्रांसफर कर दिया है, तो ये तो गलत हो गया, right? Then the part of the authorized capital that has not been issued to shareholders, that is unissued capital. The segment of the issued capital that the company has not yet requested payment from. Uncalled capital का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने अभी तक इसे कॉल नहीं करा, कंपनी ने लोगों को उतना मेजर अमाउंट इशू तो कर दिया लेकिन वो पैसा मांगा नहीं, दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, एंड द लास्ट वन, X Limited was formed with a capital of rupees 10,000 divided into shares of rupees 10 each. It offered 90% shares for subscription, 40% which was payable on application, 25 on allotment and the balance on final call. The applicant paid rupees 3,60,000 on application and 1,69,000 on allotment. Calculate the issued capital. आपको क्या निकालना है, आपको कैपिटल निकालनी है इशूड वाली। सी, ऑथराइज कितनी हो गई, ऑथराइज इशूड होती है ना, तो ऑथराइज कितनी हो गई, ऑथराइज इज 10 लाख। कैसे पता, 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच, करेक्ट। अच्छा 10 ईच है ना, दिस वुड बी 1 लाख। 10,000 shares divided, oh sorry this is a bit wrong, कंपनी की फॉर्मेशन 10,000 रुपए से हुई है। ठीक है, तो 10,000 का मतलब क्या हो गया,
10,000 इज द टोटल अमाउंट, दिस इज योर ऑथराइज, ठीक है। इसमें से इट ऑफर्ड 90% शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन, 10,000 की वैल्यू है, ठीक है, 10,000 की कैपिटल है, 90% आपने सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर करा है, यानी 9,000 इज योर इशूड कैपिटल। आई थिंक मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी ना लाख में उसे कंसिडर करा था, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूं, 1,50,000, 90,000, ठीक है। आई थिंक मैंने गड़बड़ क्वेश्चन पढ़ लिया, तो इट इज गिवन कैपिटल वाज स्टार्टेड विद 10,000 रुपीज, है ना, तो राइट आंसर विल बी 9,000। राइट आंसर विल बी योर 9,000, ठीक है। आई थिंक मैंने थोड़ा सा मिसकंप्यूट कर दिया है पढ़ते हुए, या फिर मैंने कुछ तो थोड़ा सा गड़बड़ करा है इस क्वेश्चन में, है ना। चलिए, ये होना चाहिए था 10 लाख आइडली। Hello everyone, good evening, welcome to Officer Adda 24/7 and welcome to the special session of JIB Crash Course May 2024 AFM session class number 1. So as you are aware, JIB का जो crash course है वो start हुआ है और AFM का जो crash course है वो कल से start होगा, है ना। तो अभी AFM का crash course नहीं start हुआ है, वो कल से start होने वाला है शाम को 6 बजे, राइट। तो कल पहली क्लास होगी। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन करा तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि सारा टाइम खत्म हो चुका है तो ज्वाइन करिए हमारे साथ इस बैच में, बिकॉज लास्ट 25 जो नेक्स्ट 25 डेज है या नेक्स्ट 30 डेज है अप्रॉक्सीमेटली, उसमें हम कंप्लीट करवाने वाले हैं आपका पूरा AFM। कैसे होगा, क्या होगा, पूरा मैं बता दूंगी, बट बिफोर दैट सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड है, उन सभी के साथ इस सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे AFM जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन सारे कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाई टू इक्विटी स्लैश प्रेफरेंस शेयर होल्डर, विच ऑफ देम ओनली अप्लाइज टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है वो इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होती है, बट कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस के ऊपर एप्लीकेबल होगी। पहला दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स बेयर रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, shareholder bears the risk of no dividend in the event of losses, shareholder usually have the right to vote, dividends are usually a fixed amount in every financial year। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्रेफरेंस के लिए एप्लीकेबल होता है। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस के लिए, मतलब प्रेफरेंस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। नाउ शेयर होल्डर बियर रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो शेयर है ना, उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो सकता है, बट अगेन इंडिया में इररेडीमेबल डिबेंचर्स तो इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो इशू होते नहीं है, तो आपने जितनी वैल्यू दी आपको उतनी वैल्यू मिल जाएगी, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। शेयर होल्डर्स बेयर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ लॉसेस, नॉट एट ऑल। शेयर होल्डर यूजुअली हैव द राइट टू वोट, दे डोंट हैव अ राइट टू वोट। देन डिविडेंड्स आर यूजुअली फिक्स्ड फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। सो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर्स होते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जहां पर आपका अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज प्री फिक्स्ड, पहले से ही आपका अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है वो फिक्स होता है। आपने जनरली देखा होगा, लिखा भी ऐसा होता है, 12% प्रेफरेंस शेयर या फिर 10% प्रेफरेंस शेयर। व्हाई? बिकॉज दे कैरी अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। While preparing the cash flow statement, interest paid on debentures will be considered as operating activity, investing activity, financing activity, both A and C. What will be the right answer?
while preparing the cash flow statement interest paid on debentures. Now अगर हमने इंटरेस्ट पे की है तो एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, AS7 हो जाता है इससे, AS3 हो जाता है इससे रिलेटेड, और अगर मैं इंडी एस की बात करूं तो इंडी AS7 है ना, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटीज में डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग कोर एक्टिविटी से रिलेटेड है, यानी कोर बिजनेस एक्टिविटी से, ठीक है। इन्वेस्टिंग जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, परचेज एंड सेल कर रहे हैं असेट का या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, सॉरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेटेड विद कैपिटल, जहां पे आपका डेट या कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, अगेन लॉन्ग टर्म, दैट विल कम अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, व्हेन विल यू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? आपको ब्याज पे करनी है, यानी आपने डिबेंचर रेस किया होगा, डिबेंचर इश्यू किया होगा, ठीक है, आपने डिबेंचर रेस करा, अब बदले में आपको डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी, यानी आपका जो बोरोड कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी फाइनेंसिंग का पार्ट है, और उसी की वजह से आप ब्याज भी पे कर रहे हो, तो यहां पे किस एक्टिविटी से रिलेटेड होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होता तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होता, करेक्ट। देन सिमिलरली डिविडेंड के साथ भी ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वेरिएंस एनालिसिस इज डन फॉर डायरेक्ट लेबर ओनली, कॉस्ट वेरिएंस में exist due to price variance only, direct material total variance is also known as material cost variance, both A and B sorry, both A and B। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वेरिएंस एनालिसिस सिर्फ डायरेक्ट लेबर में होता है? नहीं, वेरिएंस एनालिसिस तो मटेरियल में भी हो सकता है। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस मेजर करना, वो तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। कॉस्ट वेरिएंस में एग्जिस्ट ड्यू टू प्राइस वेरिएंस ओनली, नहीं। कॉस्ट वेरिएंस का होने का रीजन क्या हो सकता है? इज इट ओनली द कॉस्ट? नो, इट कुड ऑल्सो बी द क्वांटिटी, ये भी गलत हो गया। देन डायरेक्ट मटीरियल टोटल वेरिएंस इज ऑल्सो नोन एज मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, विच इज करेक्ट, राइट। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, द टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। द टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर, the two basic measure of liquidity are, now liquidity की अगर हम बात करें, दो बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी क्या होंगे? हमारे यहाँ जो रेशियोज हैं, ठीक है, वो कैसे सेग्रीगेटेड है? नंबर 1 सॉल्वेंसी रेशियो, करेक्ट। सॉल्वेंसी रेशियो दो टाइप के हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो किसके बारे में बताते हैं? लिक्विडिटी के बारे में बताते हैं। और यहां पे कौन कौन से आते हैं? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, करेक्ट। तो हमारे जो दो मेजर ऑफ लिक्विडिटी है वो कौन सा हो जाएगा? करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो यानी क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट के साथ साथ इट इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट वन, which of the following statement is correct? Cost accounting is a branch of financial accounting. Conversion cost is the aggregate of direct labor, direct expenses and manufacturing overhead. Depreciation is an out of pocket cost. Contract costing is used in oil refineries. क्या होगा राइट आंसर? हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, ठीक है। देन प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनरीज एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज एन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, नो, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। नाउ कन्वर्जन कॉस्ट इज द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, करेक्ट। सो प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट वी डू।
डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, बट उसके अंदर जब आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड कर देते हो तो हम उसको क्या नाम देते हैं? कन्वर्शन कॉस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? As per the IT Act, that is Income Tax Act, any company making a payment is required to deduct TDS for all the payments. The provision of TDS apply to payments like salary, interest, commission, professional fees, etc. Choose the correct answer. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2. क्या होगा राइट आंसर? Now, as per the IT Act, any company making a payment, हर पेमेंट पे आपको TDS कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. There are certain categories जहां पे आपको पेमेंट डिडक्ट करने की जरूरत है, जैसे सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गया. तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. हर एक पेमेंट पे आपको TDS कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. स्पेसिफिक प्रोविजंस है, वहीं पर आप TDS कलेक्ट करोगे. Next one, which of the following statement is incorrect? Banking Regulation Act has prescribed Form A for the balance sheet, format of balance sheet. ठीक है. The government has notified that account of the banking company shall be closed on 31st March every year as against 31st December every year. One only option or two only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. कौन सा फॉर्मेट बताया हुआ है? फॉर्म ए है, फॉर्म बी है? सो फॉर्म ए इज फॉर बैलेंस शीट, फॉर्म बी इज फॉर P&L, दैट इज करेक्ट. ठीक है. गवर्नमेंट ने नोटिफाई भी करा हुआ है इसके बारे में. ठीक है. एडिशनली ये भी बोला जाता है कि जो बैंक है वो क्या कर सकता है? हाफ ईयरली क्लोजिंग भी कर सकता है. और ये सब कहाँ दिया हुआ है? ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं एज पर सेक्शन 29 करेक्ट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है. तो क्या होगा? नीदर 1 नॉर 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रिस्क्राइब करती है कि फॉर्म बी, फॉर्म ए जो है उसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, फॉर्म बी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है. और ये भी नोटिफाई कर दिया गया है कि भाई आपको जो बैंक्स को जो फॉर्मेट फॉलो करना है अकाउंट्स का वो 31st मार्च होगा, विच वॉज अर्लियर 31st December. ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दैट बैंक कैन close, they can also close their accounts on 30th September for internal purpose. ठीक है. नेक्स्ट वन, which of the following statement is true? आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. A bill cannot be endorsed more than 2 times. Next one, a bill is drawn by purchaser. A bill contains an unconditional promise to pay. Noting charges are borne by the drawee in the event of dishonor of a bill. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Which will be the right answer? Now see, a bill cannot be endorsed more than 2 times. That's wrong. A bill is drawn by purchaser. A bill is drawn by seller and not the buyer. Purchaser का मतलब क्या हो गया? Buyer. It is drawn by whom? Seller. It can be endorsed any number of times. A bill contains an unconditional promise to pay. Correct. Bill promise नहीं है, bill order है. ये भी गलत हो गया. Right. Bill में क्या होता है? It is an unconditional order and not a promise. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई. नोटिंग चार्जेस आर बॉर्न बाय द ड्रॉई इन द इवेंट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल. दैट इज करेक्ट. तभी हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉई के अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि वो खर्चा कौन पे करता है? ड्रॉई पे करता है. तो यहाँ पे राइट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर डी. हर एक छोटे छोटे वर्ड को आपको ध्यान रखना है. करेक्ट. Then a bank reconciliation statement is prepared to find out the causes of the difference between
The balance as shown by the cash column of the cash book with the balance shown by its bank column. The balance as shown by the cash column of the cash book with the balance shown by the passbook. The balance shown by the bank column of the cash book with the balance shown by the passbook. Neither of the above. Neither of the above. क्या होगा right answer? नाउ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, वो किस चीज का डिफरेंस शो करता है? डिफरेंस शो करता है बिटवीन पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, तो कैश कॉलम ऑफ कैश बुक गलत हो गया, कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक गलत हो गया। द बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक विद द बैलेंस शोन बाय द पासबुक। राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी है ना। बीआरएस क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द डिफरेंस, टू फाइंड द डिफरेंसेस। एक स्टेटमेंट है। देखो, आप करेक्शन नहीं कर सकते अपनी बुक्स के अंदर, ऐसे जाके आप बुक्स के अंदर तो करेक्शन कर नहीं सकते, तो आपको उसके लिए एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। Next one, D Limited forfeited 160 shares of ₹10 each on which the holder has paid only the application money of 2 per share. Out of these, 40 shares were reissued to E as fully paid for ₹9 per share. The profit on reissue is? आपको बताना है प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कितना हुआ। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कंपनी ने शेयर कितने का इश्यू करा था? 10 रुपए का, लेकिन हमें अभी तक सिर्फ कितने रुपए मिले? 2 रुपए पर शेयर मिला, करेक्ट। अब हमने जब रीइश्यू करा, यानी ये फोरफीटेड अमाउंट होगा, पर शेयर ये फोरफीटेड अमाउंट हो गया। हमने शेयर कितने का इश्यू करा? 9 रुपए का, रीइश्यू करा 9 रुपए का, यानी 1 रुपए का लॉस हो गया यहाँ पर। 10 - 9 - 1 कितना बचा? 1 रुपए पर शेयर हमें गेन हो गया। 2 रुपए आए थे हमारे पास पर शेयर एक्स्ट्रा, उसके बाद 1 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया, और कितने शेयर हैं? 40, यानी कितना हो गया प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स? 40 रुपीज, जिसको हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व, करेक्ट। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। जल्दी से मैं आपको बता देती हूं कि कैसे आपको एनरोल करना है जेआईबी क्रैश कोर्स में, जो कि स्टार्ट हो रहा है कल से। जेआईबी एएफएम क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है कल से, जिसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा adda247.com। अगर आप महापैक स्टूडेंट हैं तो आपको एनरोल करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन योर अकाउंट। इन केस नहीं है, अगर आप महापैक स्टूडेंट नहीं है और कोई किसी बैच में आपने, जैसे मंजिल बैच में या संकल्प बैच में आपने एनरोल करा हुआ है, तो आप अपग्रेड करवा सकते हैं इनटू जेआईबी महापैक, सो दैट आपको ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। इसके बाद रिविजन बैच भी आएगा, न्यूमेरिकल बैच भी शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, तो सब आपको महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि महापैक पे अभी डबल वैलिडिटी भी है, प्रोसेस सारा सेम है। अगर आप सिर्फ क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप इसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। कल शाम को 6 बजे एएफएम की पहली क्लास होगी, करेक्ट, जिसका आपको फ्री डेमो भी मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप महापैक लेते हो तो आपको डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी, राइट, और 81% डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके लिए आपको क्या करना है? Y183 का कोड यूज करना है। सो वंस यू अप्लाई इट, यू विल सी कि आपका जो प्राइस है वो 5999 हो गया। ये अभी फाइनल प्राइस नहीं है, ये प्राइस और कम हो जाएगा अगर आप इस कोड के साथ साथ, ठीक है, Y183 जो कोड आपको दिख रहा है, इसके साथ साथ आप कॉइन्स भी यूज कर लो। कॉइन्स आपको adda247 की ऐप में मिलेंगे, तो Y183 प्लस कॉइन्स, ये आपको क्या देगा? 81% का डिस्काउंट मिलेगा, ये प्राइस और कम हो जाएगा। एडिशनल 300 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जो कि कॉइन्स की वजह से मिलता है, ठीक है। तो तुरंत adda247 की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जेआईबी महापैक में या फिर क्रैश कोर्स में एनरोल कर लीजिए, सो दैट यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, बिकॉज कल शाम से क्लास शुरू हो रही है।
ठीक है, कल 6 बजे से पहली क्लास होगी। आप चाहो तो डेमो देख के भी एनरोल कर सकते हो, कल आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप एक बार डेमो देख लेना जो कि अवेलेबल होगा 6 बजे से शाम को, और उसके बाद डिसीजन ले लेना। दैट इज ऑल योर चॉइस, राइट। सो बिफोर इट इज बेटर कि आप एक बार डेमो देख के एनरोल कर लो, सो दैट आपको अंदाजा रहे कि इज इट यूजफुल और नॉट, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन। यू कैन ऑल्सो सेव द सेशन बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन, सो दैट ये क्वेश्चंस आपको कॉन्स्टेंटली मिलते रहे, है ना। क्योंकि अभी क्या होगा, अगर आपने लाइक नहीं करा तो ये सेशन मिस हो जाएगा। कब ढूंढोगे एग्जाम के पास इसको? तो इससे अच्छा है कि लाइक करके रख लो। अभी आप अपनी लाइक वीडियोज में जाओगे, आपको ये सेशन मिल जाएगा। वंस दी पेपर इज ओवर आप हटा देना, ठीक है। कमिंग संडे अगेन देयर आर स्पेशल सेशन अलाइंड। एवरी संडे वी आर कमिंग अप विद सम स्पेशल सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू। इस बार मेरा जो सेशन है वो मॉड्यूल बी का होगा, राइट। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू कीप रिसीविंग नोटिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू दीज सेशंस, राइट। तो थैंक यू एवरीवन। मैं आपको मिलूंगी कल 6 बजे। कल ये 6:30 बजे वाला सेशन नहीं होगा, कल 6 बजे होगा आपका डेमो 6 to 7 ऑफ JIB AFM क्रैश कोर्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।